आप सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यहां पर हम लोग हिंदी के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग हिंदी व्याकरण का जो कॉन्सेप्ट था वह दोस्तों देख रहे थे। और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ही हम लोग क्रिया से संबंधित चीज़ें पढ़ रहे थे, जहाँ पर कि हम लोगों ने सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया के बारे में देख लिया था। अब दोस्तों हम क्रिया के भेदों की चर्चा कर रहे थे, तो प्रयोग के आधार पर हम लोग क्रिया की चर्चा के बारे में देख रहे थे, जहां पर हमने आपको बताया था सहायक क्रिया के बारे में। तो सहायक क्रिया के बाद अब हम उसी के आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, जहां पर दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे द्विकर्मक क्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? द्विकर्मक क्रिया जो है वह दोस्तों वह क्रिया होगी जहां पर कि दो कर्म पाए जाएंगे। द्विकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। श्याम मोहन को लड्डू देता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं श्याम मोहन को लड्डू देता है। तो इस वाक्य के अंदर यहाँ पर देता तो क्रिया है, जिसका प्रयोग एक ही बार किया गया है, और जो है शब्द लिखा हुआ है यह है सहायक क्रिया। अब यह मैं इसलिए लिख रहा हूं दोस्तों ताकि आपको बिल्कुल यह जो कॉन्सेप्ट है एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, और बार बार जब आप इस तरह से चीजों को देखते हैं और लगातार करते हैं तो आपको फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है, और आप कोई भी वाक्य देखते हैं वहां हर चीज को आपके माइंड में फटाफट रिमाइंड हो जाता है, और वह चीजें आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए अस्थायी रूप से याद हो जाती हैं। तो दोस्तों यहां जैसे कि आपने देखा श्याम, तो श्याम क्या है? तो श्याम दोस्तों एक संज्ञा है। दूसरा क्या? कर्ता है। कर्ता कौन? जिसके द्वारा कार्य को किया जाता है। तो यहां पर श्याम मोहन को लड्डू देता है, तो लड्डू देने का कार्य कौन कर रहा है? श्याम कर रहा है, इसलिए दोस्तों यह कर्ता हो गया। अब मोहन को दे रहा है, तो दोस्तों यहां मोहन आपका कर्म हो जाएगा। हालांकि ये भी एक संज्ञा है, मोहन जो शब्द है यह भी एक संज्ञा है क्योंकि यह एक नाम है। अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि मोहन क्या है? तो कर्म हुआ। उसके बाद लड्डू, तो लड्डू जो है दोस्तों वह क्या है? तो लड्डू भी कर्म है, क्योंकि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वही आपका कर्म होता है। तो लड्डू क्या है? कर्म है। अब दोस्तों हमने बात की थी द्विकर्मक क्रिया के बारे में, जहां पर दो कर्म आपको मिलेंगे। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा एक तो कर्म मोहन हुआ, दूसरा आपका लड्डू। ये दोनों जब एक जगह मिल गए यानी कि एक ही वाक्य में मिल गए, तो यहां पर आपका जो ये वाक्य है यह वाक्य द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं
यह जो कॉन्सेप्ट है यह इस प्रकार से कार्य करता है। इसी तरह से मैं एक छोटा सा उदाहरण और लेता हूं। श्याम अमरूद और सेब खरीदता है। अब यहां पर भी दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहां पर खरीदता है, आप देख पा रहे हैं यहां पर क्रिया खरीदना। उसके बाद में किसको खरीदता है, तो दोस्तों अमरूद को खरीदता है, सेब को खरीदता है। तो यहां अमरूद आपका कर्म है, इसी तरह से सेब भी आपका कर्म है, क्योंकि क्रिया का जो प्रभाव है वह दोस्तों अमरूद और सेब पर पड़ रहा है। तो इस वजह से दोस्तों ये जो दोनों हैं ये दोनों आपके द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। आप देखेंगे कि जब वाक्य में एक कर्म दिखाई देता है तथा दूसरा दिखाई नहीं देता है और ऐसे वाक्यों में दूसरे कर्म के बिना जो क्रिया है वह संभव नहीं होती है, ऐसी जो क्रिया है वह दोस्तों द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। दुकानदार अमरूद बेचता है। तो दोस्तों आपने यहां पर देखा अमरूद वो कर्म है, बेचता क्रिया है। क्योंकि क्रिया का प्रभाव अमरूद पर पड़ रहा है तो यह आपका कर्म हुआ। आप यहाँ पर क्या ये बता सकते हैं कि किसको बेचता है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो दुकानदार है वह जो अमरूद बेच रहा है तो जरूर ये किसी न किसी को तो बेच ही रहा है। तो यह किसी व्यक्ति को बेच सकता है, किसी स्त्री को बेच सकता है। तो दोस्तों इस वजह से दोस्तों यहाँ पर दो कर्म आएंगे, एक जो कि यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हम इसको प्रत्यक्ष लिख सकते हैं, प्रत्यक्ष कर्म जो कि दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा यानी कि ये किसी ग्राहक को बेच रहा है तभी दोस्तों यह संभव होगा, अन्यथा यह संभव नहीं है। बेचने की क्रिया कब संभव होगी, जब वो किसी को बेचेगा तो यानी कोई खरीदने वाला भी होगा। तो खरीदने वाला कौन होगा, तो ग्राहक होगा। तो यहां पर जो छुपा हुआ है वह है आपका ग्राहक, यानी कि जो दुकानदार है वह ग्राहक को अमरूद बेचता है। जब ग्राहक ही नहीं होगा तो ये बेचने की क्रिया संपन्न हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों जो दूसरी है आपको यहाँ अप्रत्यक्ष जो दिखाई दिया, आप इसको अप्रत्यक्ष लिख लीजिए। जो आपको दिखाई तो नहीं दे रही है लेकिन उसी में छुपी है, बिना इसके आगे यह क्रिया संपन्न ही नहीं होगी। इस वजह से दोस्तों ये ग्राहक जो है वह अप्रत्यक्ष क्रिया का उदाहरण है और यहाँ वाक्य में अप्रत्यक्ष क्रिया मौजूद है, जिस वजह से दोस्तों यह जो वाक्य है आपका यह भी दोस्तों द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे और ये यहाँ ग्राहक का ले लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ भी हम द्विकर्मक लिख देते हैं। तो ये भी आपने देखा। साथ में दोस्तों आप कहें तो एक और मैं उदाहरण लिख सकता हूं यहां पर, जैसे श्याम पत्र लिखता है। तो यहां पर पत्र देखेंगे यह आपका कर्म हुआ, लेकिन कैसा कर्म, जो दिखाई दे रहा है यानी कि प्रत्यक्ष कर्म, प्रत्यक्ष कर्म। लेकिन इसमें कौन सा कर्म आपको नहीं दिखाई दे रहा। अब जब श्याम पत्र लिख रहा है यानी कि लिखता है
तो किसी न किसी को तो लिखता ही होगा। वह अपनी माता को लिख सकता है, पिता को लिख सकता है, गुरु के लिए लिख सकता है, यानी किसी के लिए भी यह लिख सकता है। तो यहां पर चूंकि दूसरा जो इसमें, चाहे वो माता हो जाए या पिता हो जाए, भाई, बंधु आदि अनेक चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। यह जो होंगी, यह दोस्तों आपको दिखाई देगा अप्रत्यक्ष कर्म के रूप में। जो आपका कर्म मौजूद है उसकी वजह से यहां पर जो आपका वाक्य है इसमें द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो अब हम यहां पर संयुक्त क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों संयुक्त क्रिया वह होगी जिसमें कि कम से कम दो क्रियाएं आपस में मिल रही होंगी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं अब संयुक्त का मतलब, आप संयुक्त का मतलब तो जानते ही हैं। संयुक्त मतलब जुड़ना, यानी कि किसी दो चीजें जो अलग अलग हैं वह जब एक में जुड़ जाती हैं वही संयुक्त होना है। जिस वाक्य में कम से कम दो क्रियाएं आपस में मिलती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब दोस्तों जिस वाक्य में कम से कम दो क्रियाएं आपस में मिलती हैं उसे ही संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो यहां पर हम एक छोटा सा उदाहरण भी देख लेते हैं। श्याम विद्यालय पहुंच गया। अब दोस्तों यहां पर देखेंगे कि यहां पर एक तो पहुंचना और एक गया, यहां पर दो क्रियाएं हैं। एक तो ये पहुंचना क्रिया आपकी मिल गई और दूसरा है गया, ये भी क्रिया है। अब कैसे, आप ये भी कहेंगे ना कैसे। तो दोस्तों जब श्याम चला कहीं से, मान लिया ये श्याम है हमारा, ये यहां से चलना शुरू करता है, चाहे वो घर से हो या कहीं से भी, वो विद्यालय के लिए चलता है। तो दोस्तों ये चला और चल करके यहां पर पहुंचा। तो जहां से चला और जहां पर पहुंचा, दो जगह पर दो क्रियाएं हुई। जैसे ही वो यहां पहुंचा तो ये क्या हुआ, पहुंचने की क्रिया हो गई। और उसके बाद गया, तो यहां से चूंकि चला गया, इसीलिए दोस्तों यहां पर यह गया वाली क्रिया हुई और यहां पहुंच की क्रिया हुई। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहां पर दो क्रियाएं हो गई हैं, पहुंच गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था यहां पर कि यह संयुक्त क्रिया की बात यहां पर की गई है। तो दोस्तों चूंकि यहां पर पहुंच और गया ये दोनों क्रियाएं आपस में मिल गई हैं, यानी संयुक्त हो गई हैं, इस वजह से यहां पर संयुक्त क्रिया हो गई है। इसी तरह का मैं एक और उदाहरण यहां पर आपके लिए दिखाता हूं।
श्याम खेल रहा था। यहां पर श्याम खेल रहा था, तो खेल क्या है? तो खेल भी आपकी एक क्रिया है। भाई खेलना क्या है? क्रिया है। और उसके बाद रहा था, यह भी एक क्रिया है। तो इस तरह से आप यहां पर देखेंगे वाक्य में दो दो क्रियाएं लगी हुई हैं, यानी कि ज्वाइंट है, यानी कि संयुक्त है। इस वजह से दोस्तों यह भी आपको संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, यानी कि यहां भी आपको संयुक्त क्रिया देखने को मिल रही है। अब यहां पर आप लोग देख लीजिए संयुक्त क्रिया का लक्षण। यदि वाक्य में दोनों क्रिया को अलग अलग करके वाक्य बनाया जाए तो इस प्रकार से बना वाक्य अपूर्ण होगा, या फिर वह दोस्तों मूल अर्थ को नहीं देगा। अब यहां पर उदाहरण के लिए मैं आपको लिख देता हूं, जैसे कि आपने देखा यहां पर मैंने लिखा सड़क पर गाड़ी जा रही थी। तो दोस्तों जाना एक क्रिया है, रही एक क्रिया है। तो आपने देखा यहां पर जाना भी एक क्रिया है और रही यह भी एक, तो दोनों को मिला करके बनाया गया जा रही। तो दोस्तों अब आप यहां पर देखेंगे कि यदि हम, जैसा कि ऊपर मैंने दिखाया है, यानी कि यहां पर आपको बताया है कि दोनों क्रिया को अलग अलग करके वाक्य बनाया जाए तो वह अपना मूल अर्थ है वह नहीं देगा, या फिर अपूर्ण होगा। तो किस प्रकार से? तो भाई मैं यहां पर बनाता हूं, सड़क पर गाड़ी जा। अब यहां इस वाले को मैं छोड़ देता हूं, तो आप देखेंगे तो क्या दोस्तों यहां पर हमारा जो ये है वाक्य है पूर्ण हो गया? तो बिल्कुल यह अपूर्ण है। दूसरा, यह अपना जो मूल अर्थ है वह भी नहीं दे रहा है। ठीक इसी तरह से मैं दूसरे वाले में दूसरा प्रयोग करता हूं, यानी कि इस जा को छोड़ देता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे सड़क पर गाड़ी रही थी। तो यह भी दोस्तों अपने आप में अपूर्ण है। साथ ही ये अपना वास्तविक जो मूल अर्थ है वह भी नहीं दे पा रहा है। इस वजह से दोस्तों ये दोनों ही जो कंडीशन है, इनकी वजह से दोस्तों आप देखेंगे जब तक हम यहाँ पर जा और रही इन दोनों को एक में नहीं मिला रहे हैं, यानी कि एक साथ नहीं प्रयोग कर रहे हैं, तब तक हमारा वास्तविक और मूल अर्थ नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आखिर जो संयुक्त क्रिया होती है वह भी किस प्रकार से काम करती है। यदि आपको अब भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए एवं इस वीडियो को शेयर करके अपने सभी साथियों को भी इस मंच का हिस्सा बनाइए, ताकि हम लोग मिल करके हिंदी को सुदृढ़ और सशक्त बना सकें। तो मिलता हूं अगले टॉपिक के साथ में बचे हुए आपके क्रिया के कॉन्सेप्ट को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।